नए वीडियो लेक्चर के साथ थोड़ा फिनॉल की तरफ ले चलता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। अब ये फिनॉल लिखा हुआ है, यहां पे फिनॉल, जरा सा इसमें चेंज करते हैं, फिनॉल्स। अगर आप आईआईटी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है फिनॉल्स। तो फिनॉल्स का मतलब क्या है? फिनॉल नहीं, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ठीक है, तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करने जा रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स एनसीईआरटी में भी दे रखा है और इसका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले फिनॉल के अंदर चलते हैं। ये फिनॉल है और हमें पता है ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये प्लस एम इफेक्ट है। ये कौन सा इफेक्ट है बेटा? प्लस एम इफेक्ट। तो यहां पर ये शो करेगा। अब देखिए, अगर ऐसा है तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, बहुत एकदम बिल्कुल बेटा ध्यान से। ये यहां से इलेक्ट्रॉन चला, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो जहां से इलेक्ट्रॉन चला वहां पर पॉजिटिव, जहां से इलेक्ट्रॉन चला मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन खिसकेगा वहां पर कमी हो जाएगी। यहां से इलेक्ट्रॉन चला है तो यहां प्लस और यहां जहां पहुंचा वहां माइनस। इलेक्ट्रॉन जहां से चला वहां पर बेटा आएगा प्लस और जहां पहुंचा वहां पे आएगा माइनस। यानी इसका मतलब ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव। हम अभी पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरा बना लेते हैं जिससे कि एक साथ कई बातें क्लियर हो जाए। देखिए थोड़ा फास्ट, ये आया, ये यहां पर आया, आगे देखिए ये O पे प्लस आया, यहां पर नेगेटिव आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वहां पर नेगेटिव। ठीक है, अब ये इस तरीके से। फिर अगला स्ट्रक्चर, मैं कुछ इसमें खास बात आपको बताना चाहता हूं तो उसको देखते जाइए। अब ये लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, यहां पर आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर, नेगेटिव यहां पहुंच गया, बाकी सब ऐसा ही। ये देखो ऐसा हो गया। अब फिर ये नेगेटिव है, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखा दूं जिसमें कि आपको देखने में आसानी हो। वैसे ये सब कंसेप्चुअल चीजें हैं, इसमें अगर आप पेन और रजिस्टर लेकर बैठेंगे, लिख के करेंगे तो आप अपने आप बनाते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहां से ये गया ऐसा, और हम वही पहुंच गए जहां से चले थे, बस अंतर इतना हो गया जो पोजीशंस डबल बॉन्ड की हैं वो चेंज हो गई। देखिए यहां पर पोजीशन डबल बॉन्ड की चेंज हो गई और इनको मैं क्या कहता हूं? इनको कहता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको क्या कहा जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब मैं दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल हम आपको दो तरीके से बताएंगे। पहली बात तो ये देखिए, यहां पर ऑक्सीजन पर प्लस आ गया है, तो ऑक्सीजन पर प्लस का मतलब क्या है? यहां पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सा ध्यान से देख लीजिए। ऑक्सीजन पर अगर प्लस आया है तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को उठा लेते हैं और यहां लिख लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या बताया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव आता है तो अनस्टेबल, अनस्टेबल खींच लेगा क्या? इलेक्ट्रॉन, किसका? बगल वाले का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव आया तो वो नाराज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो क्या करेगा?
वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, किसका, जो बगल में है, यानी ये हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्या बनेगा देखिए, ये प्रोटॉन फर्निश हुआ, ये एसिड हो गया, क्यों, क्योंकि H प्लस बना, ये एसिड हो गया फिनॉल। दिस फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट फर्निशेस H प्लस, क्योंकि बेटा वो सारे कंपाउंड जो H प्लस देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। फिनॉल भी H प्लस दे रहा है, तो ये फिनॉल कैसा हुआ, एसिड। फिनॉल H प्लस क्यों दे रहा है, क्योंकि यहां पर मीसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, O पर प्लस आ रहा है। अब देखिए बेटा, इसका मतलब इसका जो कॉज है H प्लस के लिए वो क्या लिखोगे, प्लस M इफेक्ट। अगर पूछा जाएगा why phenol is acidic in nature, ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इट इज ड्यू टू द प्लस M इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। ध्यान रहे इस बात का। अब ये तो हो गया एसिड, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है। मैं अभी थोड़ी बात इसके बारे में करूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर ये आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं किसके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। इसको मैं हटा रहा हूं। यहां से ये क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन पर क्या आया, प्लस आया। ऑक्सीजन पर प्लस कैसे आया, ड्यू टू मीसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट की वजह से। अब देखिए, अब हमें ये पता चल गया O पर प्लस आया, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें पता है, बहुत ध्यान से देखना, स्टेबल conjugate base of an acid। एसिड का जो conjugate base है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। बेटा जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, ध्यान से सुनो क्योंकि इससे कई सवाल होंगे, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना आसानी से ये बनना चाहेगा। देखिए, ये जितना ज्यादा स्टेबल उतनी आसानी से ये बनना चाहेगा, जितनी आसानी से ये बनना चाहेगा उतनी आसानी से H+ फॉर्म होगा। तो जितना ये स्टेबल, ये वाला जितना स्टेबल होगा उतना ही अच्छा ये एसिड हो जाएगा। बेटा मेरा बच्चा, मेरा लाल, ये बात समझ में आई? हाँ, ओके। तो इसका मतलब फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस ये है, और जितनी आसानी से ये बनेगा उतनी आसानी से H+ देगा कौन, फिनॉल। तो फिनॉल क्या कहलाएगा, एसिडिक, ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। अब देखिए दूसरी बात, जितना स्टेबल होगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस कम होगी। यानी ये जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो भी डिस्कशन में करने जा रहा हूं उसमें दो बातें आ रही हैं। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उसका एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि वो आसानी से H+ देगा। फिर सुन लीजिए इस बात को, ये जितना स्टेबल होगा यानी उतनी आसानी से ये बनेगा, जितनी आसानी से ये बनेगा उतना आसानी से ये H+ देगा। इसका मतलब ये अच्छा एसिड हो गया, ठीक है। फिर सुन लीजिए, ऐसे देखिए,
देखिए जितना ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल तो रिएक्शन इधर जाएगी, मोर स्टेबल तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी तो एक्सप्रेस जल्दी बनेगा, इसका मतलब ये एसिड अच्छा हो गया। मोर स्टेबल मैं लिख रहा हूं उसमें मोर स्टेबल, हो सकता ना दिख रहा हो तो मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए, मोर स्टेबल मोर एसिडिक। जितना ये स्टेबल होगा उतना आसानी से ये H प्लस देगा, तो ये ज्यादा एसिडिक। अब ये अगर स्टेबल है तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, ये मुश्किल से होगी बैकवर्ड, तो ये H प्लस नहीं लेगा। तो जितना स्टेबल होगा लेस बेसिक, क्या कॉन्जुगेट बेस, ये जितना ये स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उतना ये कम बेसिक होगा और इसका एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इस बात को 2-4 बार मन में बोल लीजिए। अब मैं बताता हूं इसके बारे में। देखिए ये इसके बारे में जरा सा डिस्कशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, ये बना एनायन है। अब देखिए ऐसा ये ऊपर, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान से देखिए। These are the resonating structures of conjugate base of phenol। ये फिनॉल का conjugate base है, हम उसके resonating structures बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्जुगेट बेस का है। ये देखो, ये हंसता हुआ दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा दिखाई दे रहा है, हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है ना ये। तो ये खुश क्यों है, ये खुश इसलिए है कि उसको नेगेटिव बहुत पसंद है। ऑक्सीजन को मेरा बेटा नेगेटिव बहुत पसंद है। ऑक्सीजन के लिए नेगेटिव बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के लिए रसगुल्ला जिसे बहुत अच्छा लगता हो, तो नेगेटिव इसके लिए रसगुल्ले जैसा है, उसको बहुत पसंद है, वो हमेशा अपने पास रखना चाहता है, खुद ही खाना चाहता है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी और स्ट्रक्चर सी में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, यानी कि अगर पूछा जाए कि ए बी सी ये और ये इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए तो कैसे बताओगे। आप सुन लीजिए, ये किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, ध्यान रहे। तो भैया ये क्या है, ये रसगुल्ला है। अब रसगुल्ला चला यहां पहुंचा, देखो रसगुल्ला यहां था, यहां पहुंचा, तो ऑक्सीजन को गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी, भाई ऑक्सीजन को रसगुल्ला पसंद, रसगुल्ला इधर जा रहा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इज रसगुल्ला फॉर द ऑक्सीजन एटम। अब जितना दूर जाएगा उतना उसकी खलेगी। अब ये करीब आ रहा तो खुश होने लगा, अब ये रसगुल्ला यहां से यहां पहुंचा, ये खुश हो रहा है, अब जब इसके पास आ गए तो बहुत खुश, हाईली स्टेबल, खुश हो गया। मेरे बेटा इसका मतलब अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है,
दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब यहां पर एक बात बहुत साफ कर ली जाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे चेक करेंगे, इसके मैं पॉइंट्स यहीं पर लिखा देता हूं, जिसमें आपको कहीं भी कोई स्ट्रक्चर देखें आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, देखिए बेटा, अगर हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करनी है तो इसके हिसाब से देखिए मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट, लेस डिस्टेंट नेगेटिव चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो ये मैंने क्या लिखा, मैंने कहा लेस डिस्टेंट नेगेटिव चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आरएस का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनायन। अगर आप एनायन को कंपेयर कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फिनॉल के लिए नहीं है, सब जगह है। अगर आप नेगेटिव चार्ज को देख रहे हो तो इसका मतलब आप एनायन को देख रहे हो, ये एनायन है। एनायन का मतलब हुआ कॉन्जुगेट बेस, सीधे सीधे कह सकते हो अगर H+ निकला है तो अब अगर एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जितना ज्यादा दूर होगा नेगेटिव चार्ज उतना अनस्टेबल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या चाहता है, वो चाहता है नेगेटिव चार्ज मेरे पास हो। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि नेगेटिव चार्ज मेरे पास हो, तो जितना उससे दूर होगा उतना अनस्टेबल होगा। यानी इसका मतलब अगर अनस्टेबल है तो ये बात समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा, अनस्टेबल कभी भी वर्ड आए तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, अनस्टेबल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो अब यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखोगे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ए बी एंड सी, ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो अब इसको मैं हटा रहा हूं, अब देखिए ध्यान से, जब आपको ये समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ये, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखा मैंने फिनॉल। देखो ये फिनॉल लिख दिया। अब O पे माइनस और H+, ये तो ये जो है इसको क्या कहोगे, दिस इज फिनॉक्साइड। यही लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है कि दिस मोस्ट स्टेबल फिनॉक्साइड। जैसे ही आप इसको देखोगे तो H+ निकाल देगा। अगर मान लीजिए आपने OH डाल दिया यहां पर, तो ये खट से क्या कर देगा, वाटर बना देगा, H+ निकल जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। तो क्या इतनी बात समझ आई? मतलब मैं ये मान के चलूं आपसे कि फिनॉल, इतनी बात तो पहले समझ लीजिए फिर मैं आगे चलता हूं। फिनॉल जो होता है, अगर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे क्या होता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आता है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों आता है, +m इफेक्ट की वजह से। अगर ऑक्सीजन पर प्लस आया तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो H+ यूज कर देगा। इसका मतलब फिनॉल एसिडिक हुआ ड्यू टू +m इफेक्ट, पहली बात। दूसरी बात कि
फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड या एनाइन या कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस या स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड या स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ऑफ द फिनॉल। तो ये इतनी बात हुई। अब मैं इसको हटा रहा हूं, फिनॉल्स में चलता हूं। किसमें? फिनॉल्स। तो अगर मैं कहूं कि जो फिनॉल है वो सब्स्टिट्यूटेड है, तब क्या असर होगा? देखिए, फिनॉल जो है इस तरह ले लिया जाए, ये फिनॉल है, मेरा ख्याल आपको दिख रहा होगा। कोई बेटा अगर सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उससे अगर आपको फायदा होता है तभी ये मेहनत करना ठीक है। ठीक है, तो अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, तो मैं उससे सुधार कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगती है ना, तो उसका अगर आपको फायदा हो रहा है तभी अच्छा लगेगा। तो यहां पर देखिए ये फिनॉल है। अगर मैं कहूं कि इस फिनॉल में मैंने रिंग के अंदर कोई ग्रुप अटैच कर दिया, ए, कोई ग्रुप ए अटैच कर दिया, अब ये ग्रुप जो है वो कैसा है? माइनस आई या माइनस एम इफेक्टेड। ये जो ग्रुप है ये कैसा है? माइनस आई या माइनस एम इफेक्टेड। मतलब माइनस आई और माइनस एम का क्या मतलब हुआ? कि वो इलेक्ट्रॉन को पुल करना चाहता है। माइनस आई और माइनस एम का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को पुल करना चाहता है। देखिए यहां पर ये काम होता है, ये प्लस एम इफेक्ट है किसका? फिनॉल का। फिनॉल का प्लस एम इफेक्ट है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को जो है, इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है बेंजीन रिंग की तरफ है, और इसी वजह से अभी जो मैंने बताया, इसी वजह से ऑक्सीजन पर प्लस आता है, जिसकी वजह से वो H प्लस देता है। यानी ये जितना ज्यादा होगा, जितना जो फ्लो है जितना ज्यादा नीचे की तरफ होगा, जितना ज्यादा बेंजीन की तरफ होगा, उतना ज्यादा ये एसिडिक होगा। अब ये क्या कर रहा है? अगर रिंग पर हम मान लेते हैं, देखिए समझाने के लिए पहले बता दूं मैं आपको, मैं 3 कंपाउंड ले रहा हूं, दूसरा कर लेते हैं, थोड़ा आपको देखने में आसानी होगी। मेरा ख्याल ये वाला दिख रहा होगा आपको। तो अब देखिए यहां पर ये मैंने फिनॉल लिया, ये मैंने फिनॉल लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आप तीनों फिनॉल लिख दिए हैं, तो आप इसको कंपेयर काहे के लिए करेंगे भाई? आए तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर NO2 लिख देते हैं पैरा पर, और यहां पर हम लिख देते हैं CH3। हमने कितना काम किया, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट आपके दिमाग में डालने के लिए किया मैंने। अब रिंग पे जो ग्रुप लगाया, अगर वो माइनस आई और माइनस एम इफेक्टेड है, तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नीचे की तरफ। जैसे NO2 लगाया तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी वो इस काम में सपोर्ट करेगा, इसमें सपोर्ट करेगा। समझ गए? तो ए अगर माइनस आई माइनस एम इफेक्टेड है तो इस फ्लो को सपोर्ट करेगा। और अगर मान लेते हैं यहां पर जो ग्रुप लगा है, बी लगा है, और ये कैसा है? ये ग्रुप जो है वो प्लस आई या प्लस एम इफेक्टेड है। प्लस आई या प्लस एम इफेक्टेड, यानी इसका मतलब ये वाला क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये फ्लो को उल्टा भेजेगा। ऐसा करेगा, यानी कहने का मतलब ये क्या करेगा? फ्लो को अपोज करेगा। तो ये वाला फ्लो
जो भी ग्रुप सपोर्ट करेगा वो ऑक्सीजन पर प्लस बढ़ाएगा, यानी माइनस आई माइनस क्या करेगा, पहली बात पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ OH, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, will increase positive charge on the oxygen of OH, यानी जब ये लगेगा तो नीचे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर प्लस बढ़ेगा, तो प्लस बढ़ेगा तो क्या होगा, will increase potential energy of oxygen atom, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन, ठीक है, दैट विल result decrease in stability of फिनॉल की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, फिनॉल की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। देन फिनॉल या एसिडिक strength of phenol will increase, तो ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखे वो इसके लिए लिखे, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, इनकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये सब उल्टा काम करेंगे, तो ये सारे पॉइंट रिवर्स हो जाएंगे। अब आपको ये पता है, ये बात आपको क्लियर है कि ये जो NO2 है ये कैसा है, माइनस आई एंड माइनस एन इफेक्टेड, ये कैसा है, प्लस आई इफेक्टेड, तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ई हो जाएगा। पहला सवाल, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ, इसको पहले दिमाग में रख लीजिए, घुमा लीजिए थोड़ा, 2-4 मिनट इसको सोचिए, इसको 2-4 मिनट ध्यान से सोचिए क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है। अब मैं थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं, इसी में थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं। देखिए, अगर मैं H हटा दूं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस हो गए। अब ये माइनस हो गए, इसका मतलब ये क्या है, अब इनको कहेंगे हम सब्स्टिट्यूटेड फिनॉक्साइड, ये सब्स्टिट्यूटेड फिनॉक्साइड है, मतलब O पे माइनस आ गया, H प्लस को लूज करने के बाद सब्स्टिट्यूटेड फिनॉक्साइड या conjugate base of substituted phenols, यानी या तो इसको ये कह सकते हो फिनॉक्साइड है, या कह सकते हो कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल है। हमें पता क्या करना है, हमें दो चीजें पता करनी है, एक तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है, पहला स्टेबिलिटी ऑर्डर, और दूसरा ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑर्डर, इन तीनों का चेक करना है। जरा सा दिमाग लगाइए, क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए एक बात तो ये है, नेगेटिव चार्ज जितना डीलोकलाइज होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, एक बात। दूसरी बात देखिए कैसे देखेंगे, मान लीजिए यहां पर H प्लस है, अभी इसको मैं और डिटेल बताऊंगा, पहले इसको ऐसे समझ लीजिए, एक दिमाग में कंसेप्ट बन जाए।
मान लेते हैं कि यहां पर ये H प्लस है, अब ये तीनों जो है ये खड़े हुए सामने H प्लस है, तो इन तीनों में से कौन आसानी से H प्लस से रिएक्ट करेगा, ये देखना है। इन तीनों में से कौन H प्लस के पास, या ऐसे भी कह सकते हो इन तीनों में से कौन H प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा। मान लेते हैं इन तीनों को खड़ा कर दिया जाए, A B C तीनों को खड़ा कर दिया गया और H प्लस ऐसे उछाल दिया गया, H प्लस को हमने ऐसे उछाल दिया, तो कौन H प्लस को जल्दी से लपक लेगा। जो H प्लस को तेजी से पकड़ेगा वो रिएक्टिव होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि H प्लस को जो तेजी से कैप्चर करेगा वो बेसिक होगा। बेटा मेरी बात समझ रहे हो, जो H प्लस देता है वो एसिडिक, तो जो H प्लस ले लेगा वो बेसिक। तो इन तीनों में अगर हमें बेसिक ऑर्डर चेक करना है तो कौन आसानी से H प्लस ले लेगा वही बेसिक होगा और वही ज्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं। मोर रिएक्टिव विथ H प्लस phenoxide will be more basic and less stable। ये सीधी सीधी सी बात हो गई, लेस स्टेबल, यानी हमें यहां पर बेसिक के बारे में भी समझ आ गया और हमें स्टेबिलिटी के बारे में भी समझ आ गया। तो H प्लस से जो ज्यादा रिएक्ट करेगा वो कम स्टेबल होगा, ज्यादा बेसिक होगा। चलिए चेक करते हैं, देखिए अब यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी देखिए, ये क्या कर रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन को यहां से भेज रहा है, प्लस आई इफेक्ट में से इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी। नेगेटिव चार्ज किसी से बताते हैं, यहां पर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी, चार्ज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, जब ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को जब पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन जब भेजेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो ये क्या करेगा, तेजी से अटैक करेगा, और यहाँ क्या हो रहा है, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये रिंग से खींच रहा है माइनस आई माइनस एन, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो विल रिड्यूस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, यानी इसका मतलब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को रिड्यूस करेगा, ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो क्या होगा, ये तेजी से खींचेगा अपनी तरफ इसको, H प्लस को ये स्ट्रक्चर तेजी से खींचेगा और ये क्या करेगा, स्लो, फास्ट, मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव, तो ये रिएक्टिव है, ये स्लो यानी लेस रिएक्टिव। तो अब तो साफ हो गई बात, अब बात ये साफ हो गई, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है जिस पर वो तेजी से रिएक्ट करेगा, तेजी से रिएक्ट करेगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, देख लीजिए, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। एक सेकंड जरा समय देखता हूं क्या ये, चलिए ये स्टेबिलिटी ऑर्डर,
ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है। बात समझ गए? तो अब इससे क्या पता चला, हम यहां कंक्लूड करके लिख लिए -i एंड -m। पहला पॉइंट, विल इंक्रीज -i -m will increase the stability of conjugate base and that is phenoxide। दूसरा उल्टा कर दो, +i and +m will reduce the stability of conjugate base। ये हो गया। मेरा ख्याल ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक पोजीशन पर रखकर देखा। अब क्या करेंगे, अब हम इनके ऑर्थो पैरा मेटा तीनों जगह रख करके चेक करेंगे कि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। चलिए देखते हैं, इसको हटाते हैं, इसको अच्छे से 2-4 बार कॉपी पेन से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि अगर फिनॉल जो है वो ऑर्थो पैरा मेटा सब्स्टिट्यूटेड है, तो सिंपल सा पहले प्रॉब्लम लेते हैं। फिनॉल अब ये फिनॉल यहां पर लिखा मैंने NO2 ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर, एक और लिख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको भी लिख लेते हैं। ये हमारे सामने लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम मेटा नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो यह आ जाएगा 2,4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। हम एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के अंदर के सारे जितने रीजनिंग से रिलेटेड सवाल हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड थे, वो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में पूरे एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं जितने भी मीसोमेरिक से रिलेटेड हैं बेटा, जितने भी मीसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड हैं, वो मैं यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यानी इससे आपकी एनसीईआरटी की बुक भी खत्म होती जाएगी, और मतलब बुक नहीं खत्म होती जाएगी, बुक में जो कंटेंट है वो कंप्लीट होता जाएगा, बुक कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसका जो कंटेंट है वो कंप्लीट होता जाएगा, और उसके ऊपर जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं इसमें कराता जा रहा हूं इन एडिशन टू एनसीईआरटी। ओके, तो मैं एक एक करके ऐसे ही कराता जाऊंगा, ऐसे ही मैं स्पेसिफिक रिएक्शंस को भी कराता जाऊंगा।
लेकिन जरूरी है जो पढ़ाया जाए उसको आप अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, तभी आप आगे समझ पाएंगे। क्योंकि जो मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूं वो एक सीक्वेंस में दे रहा हूं कि अगर ये आता होगा तो अगला आ जाएगा, ये आता होगा तो अगला आ जाएगा, इसलिए आपको सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इनमें देखा जाए तो क्या होता है, यहां पर सबसे पहले जो NO2 लगा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये NO2 है, मैं जरा सा इसके शरीर में आत्मा डाल दूं, क्योंकि पेन जो है वो शरीर है और जो इंक है उसकी सोल है, आत्मा है, उसके बिना कुछ नहीं होना। तो इसको डाल करके रख देता हूं, तब तक ये तैयार हो जाएगा। और दूसरे में भी डाल देता हूं। आज मैं फिनॉल का जो कंसेप्ट है वो बता दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें बेंजोइक एसिड के बारे में बात करेंगे, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, उसमें बात करेंगे। चलिए, तो NO2 के बारे में बात करते हैं। जो NO2 है ग्रुप, ये -I और -N अफेक्टेड है, यानी इसका मतलब ये क्या करता है, विल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, विल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बात तो क्लियर। अब बात आती है कि यहां पे ऑर्थो पे लगा है, मेटा पे लगा है, पैरा पे लगा है, तो कैसे देखिए इसको। हमें पता है कि जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, पहली बात, दूसरी बात, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल्स। अब फिनॉल्स को लिख रहा हूं मैं, फिनॉल्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड है। फिनॉल्स will be from more acidic phenols। जितना स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, ध्यान दे दें, इस बात पे ध्यान दे दें, जितना स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उसका फिनॉल उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक द फिनॉल। इसका मतलब अगर मुझे इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना है तो दो तरीके से कर सकता हूं, या तो मैं ये चेक करूं कि कौन आसानी से H+ दे देगा, ठीक है, वो भी बताता हूं। कौन आसानी से H+ देगा, जिसके ऑक्सीजन पर प्लस जितना ज्यादा होगा। एक तो तरीका ये हो गया कि आप कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लें। दूसरा तरीका यहां पे लिख रहा हूं, having more electron deficient oxygen atom, positively charged oxygen, यानी इसका मतलब जितना ज्यादा यहां प्लस आ जाएगा उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे हम लोग, यहां नेगेटिव आया, दूसरा बना रहा हूं, एक ही में मैं सारे दिखा रहा हूं।
ये सब आप कर चुके हो। यानी कहने का मतलब या तो इस पोजीशन पर नेगेटिव आएगा ऑर्थो पर, या आएगा पैरा पर। ऑर्थो पर नेगेटिव आएगा, पैरा पर नेगेटिव आएगा, मेटा पर नहीं आएगा, नहीं आएगा। कौन? आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। यहां पर क्या नहीं आएगा? यहां पर नेगेटिव नहीं आएगा। तो जब नेगेटिव मेटा पोजीशन पर नहीं आएगा तो NO2 कैसे खींचेगा? देखिए ये NO2, ये ऐसे लगाया, मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ध्यान से देखिए ये पोजीशन जो है, ये मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीजन खींचा इलेक्ट्रॉन तो यहां आया प्लस। तो अगर यहां माइनस है, बेटा सुनना, अगर इस पोजीशन पर माइनस है तभी तो ये खींचेगा। ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा, नाइट्रोजन पर आया प्लस, तो जब प्लस आया तो ये तभी तो खींचेगा जब यहां नेगेटिव हो। तो इसका मतलब ये अपना माइनस एम इफेक्ट कब दिखाएगा? जब यहां नेगेटिव हो। समझ बात को? मतलब NO2 माइनस और माइनस एम दोनों दिखाता है। समझिए, माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम। यानी जो NO2 है वो माइनस आई और माइनस एम दोनों शो करता है। लेकिन मेरा बेटा जब NO2, जैसे मान लीजिए आप कहें कि हम गेंद पकड़ेंगे, अरे गेंद जब इधर है तो तुम यहां कैसे पकड़ोगे? बताओ कैसे गेंद पकड़ोगे? गेंद यहां है, गेंद यहां है और पकड़ रहे हो यहां, कैसे पकड़ लोगे? अरे गेंद होगी तब तो पकड़ोगे। तो क्या हुआ? यानी मेटा पर नेगेटिव है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा? ये जो इसका माइनस एम इफेक्ट है वो कहां होगा? ऑर्थो पर होगा। माइनस एम कहां होगा? पैरा पर होगा। लेकिन माइनस एम मेटा पर नहीं होगा। मेटा पर माइनस इफेक्ट नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? मेटा इफेक्ट। आप जनरली समझ लीजिए किसी भी कंपाउंड में मेटा इफेक्ट नहीं होगा, यानी मेटा पर मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो मेटा इफेक्ट क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट will not be considered at मेटा पोजीशन। ये यानी मेटा इफेक्ट क्या हुआ कि जो मेटा पोजीशन है उस पर हम मेसोमेरिक इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। अब सुनिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर होगा दोनों इफेक्ट, यहां पर माइनस आई तो होगा लेकिन माइनस एम नहीं होगा। समझ लीजिए इस बात को। तो मेटा पोजीशन पर NO2 का एक ही इफेक्ट होगा, वो क्या है? माइनस आई, माइनस एम नहीं होगा। और माइनस आई और माइनस एम दोनों क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो अगर ऑर्थो पैरा और मेटा में पूछा जाए आपसे सबसे कम कौन होगा तो क्या कहोगे? मेटा।
सबसे कम। तो इन सब में सबसे कम कौन होगा? मेटा। हम लोग यहां पर लिखते जाएं, एक जगह पर आंसर करते जाएं एक्सप्लेन करके। तो सबसे कम क्या आया? मेटा। मेटा सबसे कम। अब ऑर्थो और पैरा में देखा जाए, ये बात समझ आ गई, इसको मैं हटाता हूं। तो ये मैंने आपको मेटा इफेक्ट एक्सप्लेन किया। अब देखिए ऑर्थो और पैरा में ये भी समझ लीजिए, इन जनरल मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग। अब यहां पर क्या है, अगर मैं देखूं, अभी इसको समझ लीजिए क्योंकि आगे मैं डायरेक्ट करूंगा सवाल। तो ये OH यानी NO2 यहां पर अगर है और NO2 यहां पर है, तो क्या होगा? देखिए तेजी से देखिए, ये नेगेटिव यहां आया, तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके 3, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने और इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होगा? ये ज्यादा पुल कर रहा है तो यहां प्लस ज्यादा आएगा। ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल कर रहा है, ज्यादा पुल कर रहा है, तो यहां पर प्लस ज्यादा आएगा, यहां पे प्लस कम आएगा। मोर एसिडिक। दूसरी तरह समझिए, ये एक तरीका हुआ, ज्यादा पुल कर रहा है NO2 मेटा पे। देखो यहां पर क्या है, -I तो है ही है, लेकिन -M बहुत ज्यादा है, -M बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, तो यहां पर प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो H+ आसानी से लूज कर देगा। एक दूसरा देखिए, दूसरा कॉज, इसी को इसी जगह बताता हूं। H को हटा दिया, H को हटा दिया, माइनस लगा दिया। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव जो है किसमें ज्यादा डिलोकलाइज हो रहा है? इसमें। नेगेटिव का डिलोकलाइजेशन इसमें ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं। मोर, देखिए मैं लिख देता हूं, मोर डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर will be more stable। मैं बात बहुत बार कर चुका हूं कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा लूज हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये ऑर्डर हो गया पोटेंशियल एनर्जी का और ये ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी का। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब कॉन्जुगेट बेस पैरा का ज्यादा स्टेबल है, पैरा का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। अब ज्यादा स्टेबल होगा तो आसानी से बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो एसिड होगा वो अच्छा एसिडिक होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? मेटा सबसे बेकार गंधैला टाइप का, फिर ऑर्थो, फिर पैरा। यानी पैरा की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ऑर्थो से और मेटा की सबसे कम होगी। मेटा की सबसे कम इन तीनों की होगी। अब यहां पर 2 NO2 लगे हैं ऑर्थो पैरा पे, यानी इसका मतलब उसके बाद आ गया डाइनाइट्रो और उसके बाद आ गया पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड सबसे अच्छा हो गया, फिर डाइनाइट्रो, पैरा, ऑर्थो, मेटा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पता चल गया है, उसका उल्टा कर दोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा। मेरा ख्याल इतनी बात समझ में आई होगी। इसको ठीक से रिवाइज करना, अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि जब इसको ठीक से रिवाइज कर लोगे तो जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा फिनॉल्स की तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज मैं इतने पे ओवर करता हूं। इसको ठीक से करिएगा बहुत अच्छे से। थोड़ा भारी है लेक्चर, कंटेंट ओरिएंटेड है, तो इसके 2-4 बार कॉपी पे पेन का यूज करते हुए बोल बोल के कर लो, जिसमें जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। दैट्स ऑल।